Hello students, welcome back again. So in this video I am discuss about गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ जो कि एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डिसऑर्डर है। इस GERD डिसऑर्डर्स में होता क्या है, तो बेसिकली दिस GERD इज़ अ क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। ये क्या है कि क्रॉनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डायग्राम में देखो, नॉर्मली क्या है कि ये हमारा है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, ये क्या है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो नॉर्मली तो ये जब फूड यहाँ से इधर एंटर कर जाता है, ठीक है, सपोज यहाँ से फूड क्या है कि नीचे एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये बंद हो जाता है। बट इन GERD में क्या होता है, तो इस GERD में क्या होगा कि जब फूड यहाँ एंटर कर जाएगा, ठीक है, स्टमक में एंटर करने के बाद भी ये वाला जो हमारा इस लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये बंद नहीं होता, ये खुला रह जाता है। ठीक है, ऐसा दो वजह से हो सकता है। यहाँ तो ये जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये वीक है, ठीक है, यहाँ तो कि क्या ये वीक हो चुका है। या फिर इसका रीज़न हो सकता है कि ये वाला जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है जब भी अब्डोमेन का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो अब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम देखने को आती है। जब जो फूड है स्टमक का वो पीछे को मूव कर जाता है, ठीक है, अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम इस ईसोफेजियल, ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर की रहती है। ठीक है, यहाँ तो ये वीक होता है कि प्रॉपरली फूड जब स्टमक में एंटर होता है और उसके बाद भी बंद नहीं होता, या फिर स्टमक का प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बेसिकली डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि स्टमक का जो भी कंटेंट है एसिड हो गया, ठीक है, वो बैक फ्लो कर जाता है ईसोफेगस में। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम लाइक हार्ट बर्न, रिगर्गिटेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी कैसे फूड पार्टिकल्स शो किए हैं कि बाहर, ठीक है, जब क्लोज होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फूड ये इधर ही कंटेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखो बैक फ्लो कर गया कंटेंट। उसके बाद कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, सो द वेरी फर्स्ट सबसे पहले आता है इसका लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे अगर इसका डिसफंक्शन है, ठीक है, देखो अब यहाँ पे जो ये लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये क्या है कि हम इसको नॉर्मली क्या है कि क्या होता है कि ये एक डोर की तरह काम कर रहा है, राइट। जब भी फूड ईसोफेगस के स्टमक में जाएगा तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली गेट की तरह काम करता है, वन वे डोर। ठीक है, तो नॉर्मली जब फूड जाना है तब तो ये खुला हो जाएगा, उसके बाद एंटर होने के बाद ये बंद हो जाएगा। अब सपोज करो कि अगर ये वीक है, ठीक है, अगर ये वीक है तो यहाँ से देखो फूड स्टमक में चला गया, फूड स्टमक में जाने के बाद भी ये प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा, तो चांसेस है कि फूड क्या है कि बैकवर्ड फ्लो कर सकता है। ठीक है, उसकी बैकवर्ड क्या है कि लीकेज हो जाती है फूड की। तो द मेन कॉज यही है डिसफंक्शन। ठीक है, उसके बाद हाइटल हर्निया। देखो हाइटल हर्निया होता क्या है, पहले सी दिस डायग्राम। हाइटल हर्निया में होता क्या है कि नॉर्मली जो स्टमक की साइड है, ठीक है, जो स्टमक है देखो ये हमारा इस डायफ्राम, ये डायफ्राम है और ये नीचे स्टमक है, तो स्टमक डायफ्राम के नीचे वाली साइड पे होता है। ठीक है, अब हाइटल हर्निया में क्या होता है कि सम पार्ट ऑफ द स्टमक, देखो ये स्टमक का थोड़ा सा क्या पोर्शन जो है ये अपवर्ड चेस्ट को क्या है कि पुश कर जाता है, ठीक है, चेस्ट में पुश कर जाता है, जिसकी वजह से ये वाला जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमें हाइटल हर्निया की वजह से भी हमें ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जब सम पार्ट ऑफ स्टमक दैट गोज इनटू चेस्ट कैविटी और चेस्ट ट्यूब, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। उसके बाद तीसरा रीज़न इज़ ओबेसिटी। डेफिनेटली देखो जब हमारे स्टमक में, देखो अगर इसके स्टमक में यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन के स्टमक में, किसी पर्सन के स्टमक में यहाँ पे ज़्यादा फैट है, ठीक है, हियर इज़ अ मोर फैट। अगर अब्डोमेन में ज़्यादा फैट है तो अब्डोमेन का प्रेशर भी क्या होगा, डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। अगर स्टमक का प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये प्रेशर क्या कर देता है कि फूड कंटेंट को अपवर्ड क्या है कि देखो बैक को क्या है कि फ्लो कर देता है। तो फूड कंटेंट फोर्सफुली क्या है कि यहाँ पे जब वो प्रेशर इंक्रीज होगा तो फोर्सफुली क्या है कि बैकवर्ड फ्लो हो जाता है फूड कंटेंट का। ठीक है, तो ओबेसिटी को भी हम एक रीज़न मानते हैं। देन प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूट्रस जब ग्रो करता है, ठीक है, तो यूट्रस ग्रो करने के बाद वो अब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है और अब्डोमेन में आ जाता है, तो ये भी समटाइम जब डायफ्राम को लगता है तो ऊपर पुश करता है। ठीक है, यूट्रस की ग्रोथ की वजह से भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, देन वी हैव स्मोकिंग। स्मोकिंग क्या करती है कि जो हमारा लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है
स्मोकिंग स्मोकिंग क्या है कि इस लोअर इसोफेजल स्पिंचर को क्या कर देती है, रिलैक्स कर देती है। क्या कर देती है, उसको रिलैक्स कर देती है, मतलब वो रिलैक्स रहता है, क्लोज ही रहता है, बंद नहीं होता, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है कि एसिड प्रोडक्शन क्या है कि बैक फ्लो कर जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ सर्टन मेडिकेशंस होती हैं, ठीक है। जब हम सपोज कि कोई मेडिसिन ले रहे हैं किसी और कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, तो ये कुछ मेडिसिन है जो या तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देती हैं या फिर स्टमक की लाइनिंग को इरिटेट करती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की, तो ये लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देती हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाता, ठीक है। उसके बाद नसेड्स हैं, तो वो स्टमक को इरिटेट करती हैं। देन वी हैव एंटीहिस्टामाइन, जो क्या है कि जो लोअर इसोफेजल स्पिंचर है उसकी मसल टोन को कम कर देते हैं, ठीक है। तो आइदर ये क्या कर रहा है कि वाल्व बिकम वीक हो गया, या फिर एसिड प्रोडक्शन की वजह से क्या है कि हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ डाइटरी ट्रिगर्स हैं, ठीक है। ये क्या है कि जी कैसे करेंगे, जैसे सपोज कि हम फैटी फूड खा रहे हैं, ठीक है। फैटी फूड खाने से क्या है कि फैटी फूड की वजह से होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक एम्प्टी है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद कैफीन, तो कैफीन क्या है कि इस लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर को ये भी क्या कर रही है, रिलैक्स कर देती है। उसके बाद चॉकलेट, अगर कोई पर्सन चॉकलेट ज़्यादा खा रहा है तो वो भी क्या है कि कहीं ना कहीं क्या करती है, लोअर इसोफेगस को ही, इन स्पिंचर को ही रिलैक्स करती है। देन स्पाइसी फूड क्या करेंगे, डेफिनेटली इसोफेगस को इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, ठीक है। तो फूड यूजली ट्रिगर हो सकता है, हम इसको ट्रिगर बोल सकते हैं कि ये ट्रिगर करते हैं। मेन हम इसको कॉज नहीं कहेंगे, हम इनको ट्रिगर बोल सकते हैं कि ये कुछ ट्रिगर है जो कि इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम कॉजेज ऑफ GERD। देन वी हैव सिम्टम्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हार्टबर्न। अब डेफिनेटली देखो ये ईसोफेगस है, जिनकी स्टमक है, जब ये स्टमक का एसिड वाला कंटेंट ईसोफेगस में जाएगा तो पर्सन को डेफिनेटली ही क्या फील होगा, उसको फील क्या होगा, उसको क्या है कि उसको बर्निंग सेंसेशन फील होती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ जल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ये स्टमक का कंटेंट ईसोफेगस में जाता है तो उसको क्या है कि जब एसिड ईसोफेगस में जाएगा तो वो उसको बर्न करेगा, ठीक है। देन रीगर्गिटेशन की ऐसा लगता है पर्सन को कि कुछ माउथ में जैसे कुछ है फ्लूइड वगैरह जहाँ बिटर टेस्ट, ठीक है। तो ऐसा इस वजह से होता है कि जब स्टमक का कंटेंट जो है वो ईसोफेगस से बैकवर्ड हो गया, ठीक है। जैसे ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस में जाके वो माउथ में भी वापस कंटेंट जो है वो बाहर आ रहा है। रीगर्गिटेशन हम उसको भी बोलते हैं कि जब ये फूड क्या है कि बैकवर्ड आ गया, ठीक है। तो जब ये इसोफेगस को बैक आएगा तो माउथ से कहीं ना कहीं इसकी रीगर्गिटेशन हो सकती है, ठीक है। स्टमक कंटेंट ही अपवर्ड मूव कर गया थ्रॉट के थ्रू। डिस्फेजिया, तो पर्सन को क्या है कि डिफ़िकल्टी स्वेलिंग रहेगी, ठीक है। वो कुछ जो फूड है वो उसके माउथ में ही स्टक रहेगा क्योंकि आगे तो जा नहीं पा रहा, ठीक है। देन क्रॉनिक कफ और हॉर्सनेस, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं समटाइम जो एसिड है वो थ्रॉट को, वोकल कॉर्ड, एयरवे वगैरह को भी क्या कर देता है, इरिटेट कर देता है। देन चेस्ट पेन, उसी की वजह से जब इसोफेजल स्पाज्म और सीवियर इरिटेशन की वजह से पर्सन को क्या है कि चेस्ट पेन देखने को मिलता है। देन हाउ वी डायग्नोज दिस कंडीशन, तो सबसे पहले उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम करेंगे। देन अपर एंडोस्कोपी करेंगे, ठीक है। कैमरे के थ्रू हम कैमरे एंडोस्कोप भेजेंगे यहाँ इसोफेगस में, और यहाँ पे कैमरा लगा होगा जिससे हम क्या कि इसोफेजल डैमेज को देख सकते हैं, कंडीशन को रूल आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या है कि pH टेस्ट भी कर सकते हैं एसिड एक्सपोज करने के लिए, ठीक है। इसोफेगस के pH को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। देन इसोफेजल मैनोमेट्री, तो ये लोअर इसोफेजल के फंक्शन को बेसिकली असेस करने के लिए, उसकी मोर्टेलिटी को देखने के लिए करते हैं। देन बैरियम, तो ये हमें हाइटल हर्निया या स्ट्रक्चरल इश्यूज़ क्या है कि वो शो करती है। बैरियम स्वेलो बेसिकली क्या है कि हम कंट्रास्ट एक्सरे पेशेंट को ड्रिंक करने को बोलते हैं। उसको हम कंट्रास्ट क्या है कि इसमें हम पेशेंट को कंट्रास्ट डाई क्या है कि उसको कंट्रास्ट बोलेंगे इनकल्फ करने को। उसके बाद हम एक्सरे लेंगे तो वहाँ पे क्या है कि हमें वो नॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। देन मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले फार्मा में देखेंगे तो पेशेंट को एंटासिड देंगे। बेसिकली एंटासिड क्या है कि उसके जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड क्या करते हैं कि जो भी स्टमक का एसिड है, ठीक है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। ये क्या कर देंगे, स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। तो एसिड प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या है कि इससे थोड़ा उस पेशेंट को क्या है कि डिफ़िकल्टी नहीं रहती, ठीक है। जब उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे उसकी बर्निंग सेंसेशन थोड़ी कम होगी, तो केमिकली ये एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको कम एसिडिक कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम इसमें लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जो होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हम पर्सन को कैल्शियम कार्बोनेट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं H2,
रिसेप्टर ब्लॉकर। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं कि स्टमक के एसिड प्रोडक्शन को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। ये तो कर रही थी न्यूट्रलाइज, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज कर रही थी, ये एसिड प्रोडक्शन को, सबने एसिड के साथ ही काम करना है, इसने एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, इसने रिड्यूस करना है। इसकी एग्जांपल हम लिख सकते हैं रेंटिडाइन, सुना होगा है ना, जिसको हम गैस वाला इंजेक्शन बोलते हैं। तो रेंटिडाइन, फॉर्मेटिडाइन, ठीक है, वो हम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स की, ठीक है। तो जो प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स हैं, प्रोटीन पंप क्या करते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं एसिड प्रोडक्शन के स्टेप्स को, ठीक है। तो दे ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद प्रोकाइनेटिक एजेंट, प्रोटीन पंप में आप एग्जांपल लिख सकते हो लाइक ओम्प्राजोल, ठीक है, देन पेंटोप्राजोल, ठीक है, वो सारी, इसमें हम पेंटोप्राजोल दे देंगे, पेंटोप्राजोल, ठीक है, ओम्प्राजोल, ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं। देन प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, सो ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मोर्टेलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। उसकी ये इसका एसिड से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या करेंगी, ये जीआई की जो मोर्टेलिटी है उसको इंक्रीज़ करती हैं, तो दैट की जो फूड की मूवमेंट है स्टमक से इंटेस्टाइन में वो इम्प्रूव है, ठीक है। इसकी एग्जांपल मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हो, डोमिप्राडोन दे सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद एल्जीनेट्स, तो ये एंटी रिफ्लक्स एजेंट है, यो की क्या करती हैं, ये एक प्रोटेक्टिव फ्लोटिंग बना देती हैं स्टमक के कंटेंट के ऊपर, ठीक है। इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ हमारे पास नॉन फार्मा मैनेजमेंट आता है, जिसमें हमने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना है पर्सन को, जैसे ओबेसिटी की वजह से हो रहा है तो उसको बोलो कि वेट लॉस करो। देन पेशेंट का जो हेड ऑफ द बेड है वो एलिवेट रखना है, ठीक है। जैसे पर्सन है लेटा, उसका हेड एलिवेट रखेंगे, क्योंकि ऐसे रहने से उसको ज़्यादा एस्पिरेशन के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसको बोलने कि लाई डाउन मत करो, खाना खाने के बाद एकदम से लाई डाउन लेटना नहीं है, ठीक है। उसको थोड़ा थोड़ा कम खाने को देना, इतना ज़्यादा बारी बढ़कर मत खाने को दो कि फिर वो एकदम से एस्पिरेट कर दे, ठीक है। उसको बोलना है कि ट्रिगर्स को अवॉइड करो, जैसे फूड है, फैटी केमिकल, फैटी कैफीन वगैरह मत ले, ठीक है। उसको उसके बाद बिहेवियर चेंजेस लाइक स्मोकिंग को क्विट करने के बारे में बोलना है उसको, अल्कोहल इनटेक कम करे, ठीक है। लूज़ क्लोथिंग पहले, ठीक है, जिससे क्या है कि एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा, ठीक है। सो लूज़ क्लोथ पहनने को बोलना है। देन वी हैव सम सर्जिकल मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट में एक हम बहुत ही जो है कि जब हम सर्जरी मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं दैट इज़ अ नीसन फंडो एप्लीकेशन। तो इसको हम क्या है कि सीवियर GERD में यूज़ करते हैं। अब इस सर्जरी में हमने करना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो स्टमक का अपर पार्ट है फंडस वाला, ठीक है, ये देखो, ये स्टमक का जो फंडस वाला ये अपर पार्ट था ना, उसको हमने क्या कर दिया, ये देखो नॉर्मल इसोफेगस और स्टमक था, यहाँ पे सपोज कि अब वो ये लोअर इसोफेगस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है, स्पिंचर की। तो ये स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हमने इसोफेगस के राउंड के रैप कर देते हैं, ठीक है। ये देखो रैप कर देते हैं, ठीक है, रैप्ड अराउंड द लोअर इसोफेगस। इससे क्या है कि थोड़ा ये टाइटन अप हो जाएगा, ठीक है, जैसे ये रस्सी सी बांध दी, ठीक है। तो स्टमक के पार्ट को इसोफेगस के आसपास क्या है कि रैप कर देते हैं कि वो थोड़ा टाइटन हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, लिनक्स डिवाइस इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिंग का यूज़ करते हैं, स्मॉल रिंग ऑफ मैग्नेटिक टाइटेनियम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिंग डाल दी, उसको थोड़ा टाइट करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमने रिंग डाल दी है। कुछ अदर हम एंडोस्कोपी टेक्निक यूज़ करते हैं लाइक ट्रांस और नीसन इंसीजनलेस फंडो एप्लीकेशन, टिफ भी बोलते हैं, ये मिनी फंडो एप्लीकेशन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे फंडो एप्लीकेशन में क्या है कि हम पूरा अराउंड कर रहे हैं ना, रैप्ट कर रहे हैं पूरा, तो यहाँ पे इसमें थोड़ा पार्शली हाफ ही, जैसे इसोफेगस है उसको हाफ ही हम क्या है अराउंड करते हैं, ठीक है। तो पार्शियली रैप हम बोल सकते हैं लोअर इसोफेगस को, प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। देन हम ये वाली सर्जरी भी यूज़ करते हैं सट्रेटा प्रोसीजर। तो यहाँ पे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी यूज़ करते हैं, जो हम लोअर इसोफेगस स्पिंचर पे अप्लाइड करते हैं, सो दैट कि जब वहाँ पे जो भी स्कारिंग हो रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लोअर इसोफेगस को थोड़ा टाइट कर सकें, जिससे कि रिफ्लक्स के एपिसोड क्या है कम होंगे। उसके बाद एंडोस्कोपिंग सूचरिंग, जहाँ पैलिकेशन कर सकते हैं, तो सूचर क्या है कि वो एंडोस्कोपी का भी हमें कर सकते हैं, जिससे क्या है कि लोअर इसोफेगस थोड़ा नैरो हो जाएगा, बट ये नाउडेज हम इसको क्या है कि लेस कॉमनली यूज़ करते हैं नाउ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट GERD। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन, कॉजेज़, इसके मैनेजमेंट देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।